देश एट 360 की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे ग्रेटर नोएडा की, जहां अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या से सनसनी फैल गई है। सपा नेता के भाई की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई है। दादरी के लुहारली गांव के पास सपा नेता के भाई की हत्या की गई है। दिनेश भाटी की हत्या कर भागे बाइक सवार बदमाश, शव कब्जे में लेकर जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो ताबड़तोड़ फायरिंग से सपा नेता के भाई की हत्या कर दी गई है। ये सनसनीखेज मामला सामने आया है। शव कब्जे में लेकर फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अभी कुछ दिन पहले ही मृतक के भतीजे की भी हत्या की गई थी। अब इन तमाम एंगल्स को कलेक्ट करके पुलिस अब आगे की जांच कर रही है। सपा सांसद आजम खान को तबीयत बिगड़ने के बाद लखनऊ के मेदांता अस्पताल लाया गया है। दरअसल आजम खान कोविड पॉजिटिव हैं। उनकी तबीयत खराब होने पर उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आजम खान के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी मौजूद हैं। भारी पुलिस बल और काफिले के साथ एम्बुलेंस में आजम को मेदांता लाया गया है। उधर प्रतापगढ़ में चुनाव जीतने की खुशी में विजय जुलूस निकाला गया, जिसमें कर्फ्यू और कोविड गाइडलाइंस का जमकर उल्लंघन हुआ। मामला गुजवर गांव का है, जिसमें प्रधानी का चुनाव जीतने के बाद नवनिर्वाचित प्रधान जीप के बोनट पर जुलूस निकालते दिख रहे हैं। ये वायरल वीडियो 3 मई का बताया जा रहा है, जहां जीत के जश्न में प्रधान समर्थकों ने सारे नियम तोड़ दिए। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, तस्वीरें आपके सामने। तो आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरें कोविड के काल में कितनी भयानक हो सकती हैं इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं और इसके गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन एक प्रधान अपने रसूख को दिखाने के लिए, अपने समर्थकों का हुजूम दिखाने के लिए सड़कों पर उतर गया और गाड़ी के बोनट पर बैठकर ये विजय जुलूस निकाला गया है। समर्थकों की भारी भीड़ थी और जहां जहां से होकर ये जुलूस निकला है वहां से लोग भी इकट्ठा होते चले गए, मालाएं पहनाई गई फूल की। अब सवाल यह है कि अगर यहां से कोरोना विस्फोट होता है तो फिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन होगा? हनुमान हटीलो जयकारा लागे, हनुमान हटीलो जयकारा लागे। उधर लखनऊ के हज हाउस में 255 बेड के कोविड हॉस्पिटल का ड्राई रन करवाया गया है। इस अस्पताल को जल्द ही कोविड मरीजों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। इस कोविड सेंटर में 25 वेंटिलेटर, 130 ऑक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था है। इसे HL कोविड हॉस्पिटल के नाम से जाना जाएगा। दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक मरीजों के परिजनों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी जाएगी। इसमें केयर इंडिया NGO के माध्यम से डॉक्टर और दूसरे स्टाफ की व्यवस्था होगी। हॉस्पिटल ने कोविड रोगियों की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम की भी स्थापना की है। और गाजियाबाद में होम आइसोलेशन अस्पताल का उद्घाटन हो गया। इसके बनने से कोरोना के मरीजों को काफी फायदे मिलने की उम्मीद है। जिन मरीजों का ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे रहेगा उन्हें यहां पर एडमिट किया जाएगा। तो होम आइसोलेशन अस्पताल का उद्घाटन आज गाजियाबाद में हुआ है और इस अस्पताल के उद्घाटन के बाद ये समझा जा सकता है कि एक तरफ जहां हॉस्पिटल्स पर जो बढ़ता हुआ लोड है वो भी कम होगा और साथ ही साथ लोगों को भी राहत मिलेगी, क्योंकि वो इस होम आइसोलेशन में आके रह सकते हैं। और यहाँ पर चूंकि समय समय पर मॉनिटरिंग होगी, जैसे ही ऑक्सीजन लेवल कम होगा वैसे ही अस्पताल में भर्ती करा दिया जाएगा, वैसे ही ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी जाएगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। वाराणसी में DRDO अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने वीर बहादुर स्पोर्ट्स कॉलेज में 100 बेड के आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। बता दें कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार सुबह BRD कॉलेज में भी हालातों का जायजा लेंगे और अयोध्या जाकर भी व्यवस्थाएं देखेंगे। उधर गोरखपुर में जल्द 250 बेड का ICU अस्पताल बनने जा रहा है, जिसका CM योगी ने निरीक्षण किया।
मुख्यमंत्री कल इस अस्पताल को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे और व्यवस्थाएं भी देखेंगे। तो गोरखपुर में 250 बेड का अस्पताल बनेगा। सुबह गोरखपुर में कोविड अस्पताल का निरीक्षण मुख्यमंत्री को करना है। एम्स गोरखपुर का भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गांव में चल रहे टेस्ट एंड ट्रीट अभियान का भी जायजा लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बोइंग कंपनी गोरखपुर में बनाएगी 250 बेड का आईसीयू अस्पताल। खुद मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे। और यूपी को वैक्सीन की 1.5 लाख और डोज मिल गई है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन स्टेट वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच चुकी है, जो वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने का काम करेगी। बता दें कि कल सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई कोविड शील्ड की 3.5 लाख डोज यूपी को मिली है। यूपी सरकार ने दोनों वैक्सीन का 50-50 लाख का ऑर्डर दिया था। तो देखिए, कोवैक्सीन की 1.5 लाख की डोज मिल गई है। आज लखनऊ पहुंच गई है 1.5 लाख की डोज। अब ये समझा जा सकता है कि जो वैक्सीनेशन का अभियान 18+ को लेकर भी चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उसमें भी तेजी आएगी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि अभी तक सिर्फ 11 जिलों में उत्तर प्रदेश के वैक्सीनेशन हो रहा था 18+ वाले लोगों के लिए, लेकिन अब कल से 11 और जो जिले हैं वो बढ़ चुके हैं। यानी कुल मिलाकर 18 जिलों में वैक्सीनेशन होगा 18+ से लेकर 44 तक की उम्र वाले लोगों का। यानी अब 18 उत्तर प्रदेश के जिले हैं जहां पर वैक्सीनेशन होगा और जहां पर समझा जाए कि कोविड के खिलाफ ये आखिरी जंग होगी। अब लगातार जैसे जैसे वैक्सीनेशन की खेप उत्तर प्रदेश में आएगी, वैसे वैसे जिले बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश में जो दायरा है वैक्सीनेशन का वो बढ़ता जाएगा। फिलहाल आपको ये जानकारी दे दें कि अभी तक 7 जिलों में वैक्सीनेशन हो रहा था, 11 और कल से प्लस हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर 18 जिले होंगे ऐसे जहां पर वैक्सीनेशन होगा। इन 18 जिलों को इस बिना पर चुना गया है कि कहां पर कितने केस हैं। साथ ही साथ नगर निकाय, नगर निगम को देखकर भी इन जिलों को चुना गया है। तो कल कोविशील्ड वैक्सीन पहुंची थी लखनऊ, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। आज 1.5 लाख की डोज मिल गई है कोवैक्सीन की, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दोनों ही तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, तो आप अब समझ सकते हैं, से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब लगातार वैक्सीनेशन होगा और लगातार लोग इस जंग को जीत पाएंगे। यूपी में अभी संक्रमण की रफ्तार रोकने के लिए यूपी सरकार ने कोविड कर्फ्यू 17 मई तक बढ़ा दिया है। माना जा रहा है कि कर्फ्यू के चलते नए केस और एक्टिव केस में लगातार कमी आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अब कोरोना कर्फ्यू को 17 मई सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले इसकी मियाद 10 मई तक थी, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने जब संक्रमण बढ़ने लगा तो पहले नाइट कर्फ्यू लगाया, फिर वीकेंड लॉकडाउन किया, और जब थोड़ा सुधार हुआ तो सरकार ने ये कदम उठाया कि कोरोना कर्फ्यू प्रदेश में लगाया जाए। इस कोरोना कर्फ्यू का सकारात्मक असर भी हुआ है, इसके परिणाम भी अच्छे आए हैं। दरअसल 30 अप्रैल से लेकर अब तक पूरे प्रदेश में जो सक्रिय मामले थे उनमें 77,000 की कमी आई है, और यही वजह बनी है कि अब इस कोरोना कर्फ्यू को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में सक्रिय मामले 3 लाख से काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन आज उनकी संख्या घटकर 2,33,000 के आसपास ही रह गई है। बीते 24 घंटों की अगर बात करें तो पूरे यूपी में 23,333 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जबकि बीते 24 घंटे में जो रिकवरी है वो 34,600 से ज़्यादा है। दरअसल जिस तरीके से ये कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है उसका भी ये असर माना जा रहा है। साथ ही साथ अब लोग भी कहीं ना कहीं जब घर से निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, और भीड़ में जाने से हर कोई बच रहा है। इसीलिए ये फैसला लिया गया कि पूरे प्रदेश में 17 मई तक अब ये कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा, और बीच में इसकी समीक्षा होगी। अगर
बेहतर परिणाम सामने आते रहेंगे तो हो सकता है कि इसे और भी आगे कंटिन्यू किया जाए। कैमरा से प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। वहीं बात अगर उत्तराखंड की कर लें तो पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना के मामले कुछ कम हुए हैं। 24 घंटे के भीतर कोरोना के 5,890 नए केस सामने आए हैं, जबकि कल 8,390 नए केस सामने आए थे। तो वहीं कोरोना से 180 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2,731 मरीज अस्पताल से ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीज 74,114 हैं। उधर जिलेवार अगर बात करें तो अल्मोड़ा में 80, बागेश्वर में 5, चमोली में 229, चंपावत में 73, देहरादून में 2419, हरिद्वार में 733 नए केस सामने आए हैं। जबकि नैनीताल की बात करें तो 232, पौड़ी में 272, पिथौरागढ़ में 215, रुद्रप्रयाग में 73 और टिहरी में 415 नए केस सामने आए हैं। वहीं उधम सिंह नगर में 929, उत्तरकाशी में 225 नए मामले सामने आए हैं। तो उत्तराखंड में जरूर अगर कल से कंपेयर करें तो आंकड़ा थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी उत्तराखंड में जो कोरोना की ये रफ्तार है, जो कोरोना के ये आंकड़े हैं वो डराने वाले हैं। ऐसे में आपकी सावधानी बहुत जरूरी है। और अब देखिए उत्तराखंड में अब 11 मई से लेकर 18 मई तक पूरे प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लगा दिया गया है। दरअसल सोमवार को कोविड कर्फ्यू खत्म हो रहा था, जिसे आगे बढ़ा दिया गया है। इस दौरान प्रदेश सरकार की तरफ से सख्त आदेश हैं कि कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराया जाए। सिर्फ कल 1 बजे तक फल, दूध, सब्जी और जरूरी सेवाओं की दुकानें खुलेंगी। अंतर्राज्यीय परिवहन में 50% वाहनों के संचालन की अनुमति है। उसके लिए उसका भी कारण बताना पड़ेगा। 13 मई को सिर्फ 1 बजे तक राशन की दुकानें खुलेंगी। सरकार ने, जैसा सरकार का था कि राज्य के निवासियों की सुरक्षा की दृष्टि से सरकार ने 11 तारीख से 18 तारीख प्रातः 6 बजे तक, 11 तारीख सुबह 6 बजे से और 18 तारीख सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। संपूर्ण राज्य में ये कर्फ्यू लागू रहेगा, जिसमें कई तरह की, जिस तरह आपका कुछ गतिविधियां, जो हमारी आवश्यक सेवाएं हैं, वो गतिविधियां चलती रहेंगी। जो प्रेस के हमारे कर्मचारी हैं, मीडिया के जो हमारे साथी हैं, उनका जो आईडी है वही उनके लिए पास होगा। उधर लखनऊ में एक विदेशी युवती की मौत का मामला सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि विदेशी युवती 28 अप्रैल को लखनऊ आई थी। इसी दौरान युवती की तबीयत बिगड़ गई, जिसे 28 से 29 अप्रैल की रात अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इसी दौरान युवती का कोरोना टेस्ट किया गया तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। युवती का ऑक्सीजन लेवल लगातार कम होता जाता है और 3 मई को उसकी मौत हो गई, जिसके बाद लखनऊ प्रशासन और पुलिस इस बारे में थाई एम्बेसी से संपर्क कर रहे हैं और शव का अंतिम संस्कार फिलहाल करवा दिया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इस महामारी के दौरान युवती भारत कैसे पहुंची। के चलते सब कुछ बंद चल रहा है। ऐसे में थाईलैंड की एक युवती लखनऊ आती है और लोहिया अस्पताल में संक्रमण से दम तोड़ देती है। युवती के अंतिम संस्कार में मदद के लिए रायपुर के एक बिल्डर राकेश शर्मा की कॉल आने पर यहां का एक युवक सलमान सामने आता है। सलमान थाई युवती और उसके परिवार वालों से संपर्क करके पुलिस की मदद से उसके शव का क्रियाक्रम कराता है। इस घटनाक्रम के 4 दिन बाद चौंकाने वाली नई जानकारियां सामने आती हैं। पता चलता है कि युवती को राजधानी के बड़े बिल्डर के बेटे ने मौज मस्ती के लिए बुलाया था। सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है, लेकिन पुलिस प्रशासन के अधिकारी चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जो इस रहस्यमय हो चुके मामले में पुलिस के अफसर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। कैमरामैन प्रमोद बाजपेयी के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। विदेशी युवती की मौत के बाद सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को लेकर राज्यसभा सांसद संजय सेठ का ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे और मेरे परिवार को बदनाम करने के लिए जो पूर्णतः अस्त्य और भ्रामक खबरें चलाई जा रही हैं, इससे मेरा और मेरे परिवार का कोई लेना देना नहीं है। उसके संबंध में अभी पुलिस आयुक्त को सूचित किया है, जिसमें उन्होंने संज्ञान लेते हुए जांच कराकर अवगत कराने का आश्वासन दिया है। अब जो खबर हम आपको अमेठी की दिखाने वाले हैं, वो इस सिस्टम के सौदागरों को बेनकाब कर देगा।
अमेठी की खबर में सीएमओ आरपी गिरी पर संगीन आरोप लगा है। कोरोना काल में सीएमओ पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का इल्जाम है और इसका वीडियो वायरल भी हुआ है। ये वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा है और अब सीएमओ ने 2 सदस्यीय जांच टीम बना दी है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस मामले में वीडियो बनाने वाले सीएमओ के ड्राइवर पर ही केस दर्ज किया गया है। हालांकि अभी एबीपी गंगा इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। एक हिसाब में कर दीजिए, एक सैंपल ले लेंगे, एक रेमडेसिविर हम कर देंगे बस। पाँच है सर, ठीक है सर। तो मंगाई। अच्छा ठीक सर, ठीक ठीक। अब कहने कहीं बैठा जाए, बताओ हाँ इंजेक्शन चाहिए रेमडेसिविर। हाँ कहाँ लगा है? 5 का है, 7 हमारे भर्ती हैं। चलिए कहाँ अवस वाले में हम कहे भर्ती करिए। तो ही साहब दिया होता, मर गया था, क्या करिए। हम 2 घंटा से साहब कराइए। मेरे सोई गया सोई गया। अब अभी जागे कहीं जाते। अब वहीं लास्ट रहा बहने दिया जस्ट एक हिसाब दे दिए हमका, एक लास्ट रहा अब बहने दिया। एक हिसाब हमको दे दिए बस। अच्छा आज तक करो तो हम जाने सर। और अब अगली खबर कुशीनगर से, जहां खड्डा से बीजेपी विधायक जटाशंकर त्रिपाठी ने कोविड जांच पर बड़ा खुलासा किया है। कोविड जांच पर सवाल उठाते हुए उन्होंने ट्विटर पर सीएम और बीजेपी नेताओं से समस्या बताई। दरअसल विधायक ने बिना जांच के आई फर्जी रिपोर्ट पर नाराजगी जताई और सैंपल डेट को भी फर्जी करार दिया है। टाइम के बाद से मैं बहुत ही खुश था कि अब मैं निगेटिव हूँ। एकाएक हमको फर्जी रिपोर्ट पकड़ा दी गई और आज तो हद ही हो गई कि डिप्टी सीएमओ का फ़ोन आता है और उनकी टीम कहती है कि आप पॉजिटिव हैं और 7 तारीख को आपका सैंपल लिया गया, 8 तारीख की रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव आ गई। मैं हतप्रभ हूँ, डरा हुआ हूँ और आश्चर्यजनक ढंग से इस खेल को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये है क्या खेल। न तो सैंपल लिया गया, न तो कोई जांच आई, न किसी प्रकार की रिपोर्ट की बात हुई। कोरोना काल में जहां शमशान घाटों में लाशों की कतार लगी है, इस बीच बागपत के बड़ौत से सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो शमशान घाट से मुर्दों के कफन और कपड़े चोरी कर लेता था और बाद में उन्हें नया कर बाजार में बेच दिया करता था। आरोपियों में एक कपड़ा व्यापारी भी है जो इस घिनौने धंधे का सरगना है। पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी संख्या में चद्दर, कुर्ते, कमीज, धोती, शॉल, ये तमाम सामान बरामद किए हैं और 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। कस्बे में ये शिकायत बार बार प्राप्त हो रही थी कि एक दुकान से कुछ लोग जो कपड़े का व्यापार करते हैं वो शमशान घाटों से जो मृत व्यक्तियों के कपड़े चुराकर उनको धोकर और पुनः उस पर फर्जी स्टिकर लगाकर ग्वालियर की किसी कंपनी का लगाकर फिर नए के रूप में बेच रहे हैं। इस प्रकार की शिकायतों पर बड़ौत थाने की टीम ने कल 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक ही घर के प्रवीण कुमार जैन, आशीष जैन और ऋषभ जैन हैं और बाकी उनके 4 अन्य साथी हैं। यूं तो शहर शहर सख्ती बढ़ती जा रही है, कोविड कर्फ्यू के पालन का दावा पुलिस कर रही है, लेकिन गाजीपुर की तस्वीरें इन दिनों दावों की पोल खोल रही है, जहां कर्फ्यू तो नाम के लिए भी नजर नहीं आता। यहां जिला मुख्यालय सहित सेवराई जैसे तमाम बाजारों में ईद की खरीदारी ऐसे चल रही है मानो कोरोना का डर ही नहीं। थोड़ी देर के लिए खुली दुकानों पर भारी भीड़ पहुंच रही है और प्रशासन सिर्फ नियमों के पालन की दुहाई दे रहा है।
नियंत्रण टीम हमारी लगातार कार्य कर रही है और इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हमने प्रातः 6 बजे से लेकर 10 बजे तक सब्जी और फल की दुकानों को खोलने के लिए निर्देशित किया है और किराना की दुकानों को 10 से 2 बजे तक खोलने के लिए निर्देशित किया है। इसके पश्चात अनावश्यक रूप से कोई दुकानें न खुलें, इसको हम सुनिश्चित करा रहे हैं और यदि इसको कोई नहीं मानेगा, उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध हम महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई भी सुनिश्चित। और अब बात करते हैं सिद्धार्थनगर की, जहां संदिग्ध हालत में 50 से 100 कौए मृत मिले हैं, जिससे वन विभाग की टीम में हड़कंप मच गया है और अब जांच की जा रही है। इस घटना के बाद गांव में दहशत है। यूपी में शराब की दुकानें खोलने के लिए सीएम योगी को चिट्ठी लिखी गई है। शराब कारोबारियों ने सीएम को चिट्ठी लिखकर दुकानें खोलने की मांग की है। शराब एसोसिएशन में पत्र में दावा किया है कि शराब की दुकानें बंद रहने से रोजाना लगभग 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। और वहीं श्रावस्ती में पंचायत चुनाव में शुरू हुई रंजिश रुक नहीं रही है। चुनावी रंजिश में दबंगों ने एक शख्स के ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लगा दी। देखते ही देखते ट्रैक्टर ट्रॉली आग का गोला बन गई और जलकर राख हो गई। पीड़ित परिवार की तरफ से पुलिस में शिकायत की गई। और नोएडा सेक्टर 16A के पास एक डबल डेकर बस पलट गई। हादसे में बस सवार 3 यात्री घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बस दिल्ली से कानपुर जा रही थी। यात्रियों की माने तो बस की रफ्तार काफी ज्यादा थी। इसी दौरान बस अनियंत्रित होकर पलट गई।